हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जीके जीएस टायर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के, क्योंकि 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं और 50 नंबर के आते हैं। अगर आप जीके जीएस में 50 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल। जीके जीएस के सभी क्वेश्चन कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब तक लॉट्स ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ एसएससी सीजीएल की, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। एग्जाम टाइम तक हम जीके जीएस के सभी क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टायर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर। राउफ लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है फ्रेंड्स? घूमर राजस्थान का है। घूमर कहाँ पर लोक नृत्य होता है? राजस्थान में। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में होता है भांगड़ा। तो पंजाब का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। और राजस्थान का है घूमर और जम्मू कश्मीर का है राउफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, लोक नृत्य से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, IBPS, यूपी बीएड, यूपी पुलिस या एसएससी सीजीएल की, MTS की, CPO की, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लोक नृत्य से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? ए इब्न बतूता, बी अलबरूनी, सी अमीर खुसरो, डी फाहियान। इसका आंसर हो जाएगा बी अलबरूनी ने। किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी अलबरूनी ने। फ्रेंड्स, मैंने पुस्तक से रिलेटेड भी लॉट्स ऑफ वीडियो करा दिए हैं फ्रेंड्स। जौन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, मैंने सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। पुस्तक और लेखक से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी है? अलबरूनी ने। अब एक एक करके इब्न बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो और फाहियान को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम की पॉइंट्स भी करेंगे हर एक लेखक के कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी और किसके द्वारा क्या कार्य किया गया। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पहले डिस्कस करते हैं अलबरूनी। अलबरूनी का क्या कार्य था? अलबरूनी एक ईरानी विद्वान थे। अलबरूनी क्या थे? एक ईरानी विद्वान थे और ये 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये कब आए थे? अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? किताब उल हिंद इन्होंने पुस्तक लिखी है। और कहाँ पर लिखी है इन्होंने ये पुस्तक? भारत के धर्म, रीति रिवाजों, विज्ञान और सामाजिक संरचना का विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने इस पुस्तक में क्या वर्णन किया है? रीति रिवाजों का, विज्ञान और सामाजिक संरचना का विस्तृत वर्णन किया है। और ये किस भाषा में लिखी गई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है और ये लिखी गई है अरबी भाषा में लिखी गई थी और भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। और ये क्या मानी जाती है? कि इतिहास और संस्कृत के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे? इनका जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को में हुआ था। पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के। और इनका जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1304 को। उन्हें मध्यकाल का सबसे महान घुमक्कड़ कहा जाता है। और इब्न बतूता को क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ कहा जाता है। इब्न बतूता को क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि इनका कार्यकाल कब तक रहा, कि इनका जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1304 को। और ये कहाँ के थे? मोरक्को के। और इनका सबसे महान घुमक्कड़ इन्हें कहा जाता था, इब्न बतूता को। नेक्स्ट देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? किरान उस
सादेन जो उन्होंने 1289 में लिखी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किरान उस सादेन जो उन्होंने 1289 में लिखी थी। इसमें बुगरा खां और उसके बेटे केकोबाद के मिलन का वर्णन है। किसके बारे में लिखी गई थी ये बुक? बुगरा खां और उसके बेटे केकोबाद के मिलन का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान को डिस्कस करते हैं। फाहियान कौन थे? एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। ये क्या थे? एक चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु यात्री थे फाहियान, और 4th और 5th शताब्दी में ये भारत की यात्रा की। फाहियान ने कब यात्रा की थी? 4th और 5th शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, और ये चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री थे। तो फ्रेंड्स, ये सभी की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, इब्न बतूता को क्या कहा जाता है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, फाहियान को क्या कहा जाता है। ये सभी की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको साथ के साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ए राइन, बी नाइजर, सी कांगो, डी गंगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नाइजर। नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ की आत्मकथा है? ए सुचित्रा सेन, बी राम मनोहर लोहिया, सी लॉर्ड कृष्ण अडवाणी, डी सुचेता कृपलानी। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कृष्ण अडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा है लॉर्ड कृष्ण अडवाणी की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDMA का पूर्ण रूप क्या है? मतलब TDM का पूर्ण रूप बनाना है, मतलब उसका नाम बताए, इसकी फुल फॉर्म क्या है TDMA की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। TDMA की फुल फॉर्म क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, तिमाहा 300 यूनिट। तिमाहा 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, 300 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 से 26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4.4%। 2025 से 26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? A 16, B 12, C 18, D 14। इसका आंसर हो जाएगा A 16। 2021 की जनगणना के अनुसार भाषाओं में होगी जनगणना 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LPA 1974 को लागू किया गया? A 93वां संवैधानिक संशोधन 2005, बी 100वां संशोधन अधिनियम 2015, सी 91वां संवैधानिक संशोधन 2003, डी 103वां संशोधन अधिनियम 2019। इसका आंसर हो जाएगा बी, 100वां संशोधन अधिनियम 2015। 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को संशोधन अधिनियम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा नदी, बी कावेरी नदी, सी रावी नदी, डी सतलुज नदी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सतलुज नदी। व्यास नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ए राक्साल जो कि तिब्बत में है, बी अन्नामलाई जो कि पश्चिम घाट में है, सी पश्चिमी घाट जो कि तमिलनाडु में है, डी गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है।
इसका आंसर हो जाएगा राग सताल जो कि तिब्बत में है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है राग सताल जो कि तिब्बत में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और मैंने नदियों से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? ए अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 29। इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और यूपी बीएड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। एक एक करके सभी आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 संसद को किसी विशिष्ट क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए की गई कार्रवाई के लिए व्यक्तियों विशेषकर राज्य अधिकारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 34 क्या अनुमति देता है? कि मार्शल लॉ लागू करने और उसे व्यवस्था बनाए रखने, बहाल करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए व्यक्तियों को विशेषकर राज्य अधिकारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 क्या करता है? कि अल्पसंख्यकों के संस्कृत शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि संसद के पास नागरिकता से संबंधित मामलों की विनियमित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है और ये सुनिश्चित होता है कि संसद के पास नागरिकता से संबंधित मामलों को विनियमित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 11 में। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं और इसीलिए मैं हर एक आर्टिकल को डिस्कस कर रही हूँ कि पूछे जा सकते हैं कि पॉइंट्स में से भी कोई कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा गया है और किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? ए अनुच्छेद 8, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 2, डी अनुच्छेद 3। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 6 में। अब इनको भी डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है, 2 और 3 क्या कहता है। फर्स्ट है अनुच्छेद 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 8 क्या है इसमें? कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? कि यह अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्ति हैं और नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 2 क्या करता है? यह अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 2 ये नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यह अनुच्छेद नए राज्यों का निर्माण मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। किससे परिवर्तन है संबंधित है? अनुच्छेद 3 कि यह अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों का निर्माण किया जाए, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3। तो फ्रेंड्स ये चारों ही
तो ये चारों ही अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है इनसे भी क्वेश्चन, इसीलिए मैं इनके भी की पॉइंट्स बता दिए हैं कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है, 2 क्या कहता है और अनुच्छेद 3 या 8 क्या कहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और मैं युद्ध से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कौन सा युद्ध कब हुआ था ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने सभी PYQ कवर करा दिए हैं युद्ध से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध लड़ा गया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने सिंध पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया था? अरब सेनाओं पर। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हराया था। और किसको हराया था? राजा दाहिर को हराया था। और ये भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है, और ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। 712 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, सेनाओं ने सिंध पर आक्रमण किया और इसमें राजा दाहिर को हरा दिया था, और ये भारत का पहला मुस्लिम सफल आक्रमण माना जाता है। ये की पॉइंट्स पे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मुख्यमंत्री से रिलेटेड और राज्यपाल से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वॉच नहीं किए तो वॉच कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने सभी क्वेश्चन PYQ हैं जो कवर करा दिए हैं। और फ्रेंड्स सीटों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, असम की कितनी सीटें हैं लोकसभा से संबंधित, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछे गए कि UGC नेट में पूछा गया था कि असम की कितनी सीटें हैं, उड़ीसा की कितनी सीटें हैं, सिक्किम की कितनी सीटें हैं, तो ये पता होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? A ममता बनर्जी, B जोरमथांगा, C मोहन चरण मांझी, D के चंद्रशेखर राव। तो इसका आंसर हो जाएगा C मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, डिस्कस कर लेते हैं। मोहन चरण मांझी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन चरण सिंह किससे संबंधित है, किस पार्टी से संबंधित है, तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। मोहन चरण मांझी मतलब कि BJP से संबंधित हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उड़ीसा की स्थापना कब हुई है, तो उड़ीसा की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और इसकी राजधानी भी पूछी जा सकती है कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 21। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10। विधानसभा की सीटें हैं 147। और राज्यपाल कौन है इसके, रघुवर दास। फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उड़ीसा की, या विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोहन चरण मांझी किससे संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से। और उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को। और राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और राजधानी भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। किसी भी राज्य की राजधानी पूछी जा सकती है कि नेपाल की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, काठमांडू पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 21। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10। विधानसभा की सीटें हैं 147। राज्यपाल कौन है इसके, रघुवर दास। तो फ्रेंड्स इनको साथ के साथ लिखते जाएं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? A 122वां, B 123वां, C 118वां, B 124वां। इसका आंसर हो जाएगा C 118वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान था 118वां। 147 देशों में भारत का स्थान था फ्रेंड्स 118वां। क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 147 देशों में भारत का कौन सा स्थान था, तो 118वां। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत का स्थान था 118वां और 2024 में भारत 126वें स्थान पर था। इसीलिए इसे साल 8 पायदान ऊपर चढ़ा दिया। 2025 में कौन सा स्थान था? 118वां। पूछा जा सकता है 2024 में कौन सा स्थान था भारत का? 126वां स्थान पर था और ये इस साल 8 पायदान ऊपर चढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति दी गई है? ए आर्टिकल 125, बी आर्टिकल 130, सी आर्टिकल 137, डी आर्टिकल 143। इसका आंसर हो जाएगा सी आर्टिकल 137। एक एक करके इन सभी आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि 137 क्या कहता है, 143 क्या कहता है, 125 क्या कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल भी, तो डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 क्या कहता है? भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। आर्टिकल 143 क्या है? कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। ये क्या अधिकार देता है राष्ट्रपति को? आर्टिकल 143 कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है आर्टिकल 143। और ये भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लें इसको। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? 145 क्या कहता है? कि ये न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 क्या कहता है? कि ये न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। आई होप फ्रेंड्स आपको साथ के साथ लर्न हो रहा होगा, इसीलिए मैं 2 टाइम्स 3 टाइम रिपीट कर रही हूँ कि आपको एक ही बार में ये सभी आर्टिकल लर्न हो जाएं, क्योंकि सभी आर्टिकल फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि आर्टिकल 370 क्या कहता है और किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स यूजीसी नेट में कि 370 आर्टिकल क्या कहता है और किससे संबंधित है और किसके कार्यकाल में ये खत्म किया गया था। आर्टिकल 370 तो किसके कार्यकाल में ही खत्म किया गया था? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्टिकल 370 खत्म किया गया था। कब? 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 130। 130 आर्टिकल क्या कहता है? कि ये सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है। आर्टिकल 30, ये सर्वोच्च न्यायालय के स्थान दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 137 क्या कहता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों पर पुनः विचार करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों पर पुनः विचार करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 137 में ये कहा गया है कि ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों पर पुनः विचार करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। आर्टिकल 125 क्या कहता है? कि ये न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। आर्टिकल 130 क्या कहता है? ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से संबंधित है। और आर्टिकल 137 क्या कहता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों पर पुनः विचार करने की शक्ति देता है। तो फ्रेंड्स इसको भी लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं ए राजमहल पहाड़ियाँ, बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सी अरावली पहाड़ियाँ, डी विंध्य पर्वत। इसका आंसर हो जाएगा बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं सतपुड़ा श्रेणियाँ। अब इनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और नर्मदा ताप्ती नदी प्रणाली से बहुत दूर है। और किससे दूर है? ये नर्मदा ताप्ती नदी से बहुत दूर हैं। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? अरावली पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम भारत में स्थित हैं और नर्मदा ताप्ती नदियों के पश्चिम में है। और ये कहाँ पर है? नर्मदा ताप्ती नदियों के पश्चिम में है। नेक्स्ट है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है? विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और सतपुड़ा के साथ मिलकर नर्मदा नदी के लिए एक घाटी का निर्माण करता है।
विंध्य पर्वत क्या है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और सतपुड़ा के साथ मिलकर नर्मदा नदी के लिए एक घाटी का निर्माण करता है। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है और नर्मदा ताप्ती नदी प्रणाली से ये बहुत दूर है। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और ये नर्मदा ताप्ती नदियों के पश्चिम में है। विंध्य पर्वत कहाँ पर है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और इस सतपुड़ा के साथ मिलकर नर्मदा नदी के लिए एक घाटी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ए भारत की संसद, बी भारत का राष्ट्रपति, सी केंद्रीय विधि मंत्रालय, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। फरवरी 2025 तक राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे, जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हैं। कितने रेलवे स्टेशन हैं? राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे, जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ए चंद्रबाबू नायडू, बी BS येदियुरप्पा, सी योगी आदित्यनाथ, डी अरविंद केजरीवाल। इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रबाबू नायडू। और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स के योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। और अरविंद केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे? हैं दिल्ली के। और वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री दिल्ली की? रेखा गुप्ता। और पहले कौन थी? आतिशी मोलेना, अरविंद केजरीवाल और इसके बाद बनी है रेखा गुप्ता। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। बाबू नायडू 12 जून 2024 से तेलुगु देशम पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के। चंद्रबाबू नायडू कब मुख्यमंत्री बने हैं? 12 जून 2024 को। किस पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं? तेलुगु देशम पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। और कहाँ के बने हैं? आंध्र प्रदेश के। फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1011 ईस्वी, बी 1185 ईस्वी, सी 11 ईस्वी, डी 1191 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा डी 1191 ईस्वी। बन सकता है एग्जाम में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फ्रेंड्स की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स करा रही हूँ, क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि किसी भी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स बता रही हूँ कि की पॉइंट्स में से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और SSC CGL में 25 क्वेश्चन GK GS के आते हैं और आप इजीली 50 मार्क्स कवर कर सकते हैं GK GS के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 50 नंबर का होगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और इसमें किसकी विजयी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी। और कौन हारा था इस युद्ध में? मोहम्मद गौरी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसी वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। और लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान इसमें इस विजयी हुई और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गए थे 1191 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। एक साल बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है। और कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्ध ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? ए अपभ्रंश, बी प्राकृति, सी पाली, डी संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा सी पाली। बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली थी। अब हम अपभ्रंश क्या है, प्राकृतिक भाषा कहाँ की है, संस्कृत भाषा क्या है, इनको भी डिस्कस करते हैं। और बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है, पाली। अपभ्रंश, अपभ्रंश कहाँ की है, ये एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। अपभ्रंश क्या है, ये एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है जो पाली और संस्कृत के बाद विकसित हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाली और संस्कृत के बाद कौन सी भाषा विकसित हुई, तो अपभ्रंश भाषा विकसित हुई पाली और संस्कृत के बाद। नेक्स्ट भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा कहाँ की है, ये एक सामान्य भाषा थी जो बुद्ध के समय बोली जाती थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथों की मुख्य भाषा पाली थी। ये एक सामान्य भाषा थी। प्राकृत भाषा क्या थी, एक सामान्य भाषा थी जो बुद्ध के समय बोली जाती थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी, पाली। बौद्ध ग्रंथों की सबसे मुख्य भाषा थी पाली, लेकिन प्राकृत एक सामान्य भाषा थी और बुद्धों के समय ये बोली जाती थी। नेक्स्ट भाषा है संस्कृत। जबकि कुछ बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे, विशेष रूप से बाद के समय में पाली भाषा बौद्ध धर्म के शुरुआती और मुख्य ग्रंथों के लिए उपयोगी की जाती है। संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ जो थे वो लिखे गए थे और बाद में पाली भाषा और बौद्ध धर्म के शुरुआती और मुख्य ग्रंथों के लिए यह उपयोग की जाती है संस्कृत भाषा। और अपभ्रंश क्या है कि एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है जो पाली और संस्कृत के बाद विकसित हुई थी। प्राकृत क्या है, ये एक सामान्य भाषा थी जो बुद्ध के समय बोली जाती थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथों की मुख्य भाषा पाली थी। संस्कृत क्या है, कुछ बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, विशेष रूप से बाद के समय में पाली भाषा बौद्ध धर्म के शुरुआती और मुख्य ग्रंथों के लिए उपयोग की जाती थी। तो फ्रेंड्स ये के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि केरल का लोक नृत्य क्या है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है और कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रसिद्ध लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तमाशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये एक पारंपरिक नृत्य नाटक है जो 17वीं शताब्दी राष्ट्र में लोकप्रिय रहा है। और ये कौन सी शताब्दी में आया है, 17वीं शताब्दी से महाराष्ट्र में ये लोकप्रिय रहा है तमाशा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है? ए हवाई अड्डा, बी रेलवे स्टेशन, सी बैंक, डी मदरबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा सी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब CRT डैश उदाहरण है? ए UPS, सी बी वेबकैम, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा सी मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब CRT डैश उदाहरण है मॉनिटर का। अब एक एक करके हम तीनों को भी डिस्कस करते हैं कि UPS क्या है, वेबकैम क्या है, मॉनिटर क्या है और कीबोर्ड क्या है। फर्स्ट है कैथोड रे ट्यूब CRT क्या है, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। कैथोड रे ट्यूब क्या है, ये एक वैक्यूम ट्यूब है जो इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्क्रीन पर छवियां प्रदर्शित करती हैं। मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो CRT तकनीक का उपयोग करके छवियों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ये एक ऐसा उपकरण है जो बिजली जाने पर कंप्यूटर को चालू रखने के लिए बैकअप पावर प्रदान करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो बिजली जाने पर कंप्यूटर को चालू रखने के लिए बैकअप पावर प्रदान करता है। तो कौन सा पावर प्रदान करता है, यूपीएस एक ऐसा उपकरण है जो बिजली जाने पर कंप्यूटर को चालू रखने के लिए बैकअप पावर प्रदान करता है। नेक्स्ट है वेबकैम क्या है, ये एक ऐसा उपकरण है जो वीडियो कैप्चर करता है
और इसे कंप्यूटर के माध्यम से प्रसारित करता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट और कमांड दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है कि ये एक ऐसा वैक्यूम ट्यूब है जो इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्क्रीन पर छवियां प्रदर्शित करता है। मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है जो CRT तकनीक का उपयोग करके छवियों को प्रदर्शित करता है। UPS क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है जो बिजली जाने पर कंप्यूटर को चालू रखने के लिए बैकअप पावर प्रदान करता है। और फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ने ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? PM विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीकों से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? A 1861, B 1871, C 1881, D 1893। इसका आंसर हो जाएगा C 1881 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन इसे नियमित और वैज्ञानिक नहीं माना जाता था। 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन पहली बार नियमित और वैज्ञानिक जनगणना शुरू हुई, जिसमें हर 10 साल में जनगणना करने की प्रणाली स्थापित की गई थी। और किसके कार्यकाल में की गई थी? और लॉर्ड रिपन के अधीन पहली बार नियमित और वैज्ञानिक जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। और 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन इसे वैज्ञानिक नहीं माना जाता था। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जनगणना शुरू हुई थी और 10 साल में ये जनगणना करने की प्रणाली स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? A 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, B 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, C 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, D इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा C 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें, क्योंकि मिनी संविधान किसे माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? A चंबल नदी, B ब्रह्मपुत्र नदी, C झेलम नदी, D सिंधु नदी। इसका आंसर हो जाएगा B ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन फ्रेंड्स, UGC नेट में आया था कि बांग्लादेश और म्यांमार की कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? नफ नदी। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। नदियों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं। चंबल, ब्रह्मपुत्र और झेलम नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं हैं। चंबल, ब्रह्मपुत्र और झेलम नदी हैं जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं हैं। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक स्वतंत्र नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश कर होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश से होकर कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी एक स्वतंत्र नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और झेलम नदी सिंधु नदी को एक प्रमुख सहायक नदी है। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। चंबल, ब्रह्मपुत्र, झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? A धौलागिरी पर्वत जो कि नेपाल हिमालय में है, C शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, C मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, D विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा
बी शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में 370 कब हटा दिया गया था, तो 2019 में हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था, किसके कार्यकाल में हटा दिया गया था, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था 2019 में। और ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, करके कार्यकाल में 370 हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। धौलागिरी पर्वत नेपाल हिमालय में है। धौलागिरी पर्वत में स्थित एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी कहाँ की चोटी है, नेपाल में स्थित एक पर्वत चोटी है जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और ये किसका हिस्सा है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है धौलागिरी पर्वत। नेक्स्ट है शेषनाग झील, और ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली झील है, गुफा मंदिर के रास्ते में स्थित है। नेक्स्ट है मानसरोवर झील, कहाँ पर है, तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित एक पवित्र झील है। हिंदू और बौद्ध धर्मों के लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। विंध्याचल पर्वत किसको अलग करती है, उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है वो कौन सी पर्वतमाला है, तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। और ये भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। धौलागिरी पर्वत क्या है, धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित एक पर्वत चोटी है जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। शेषनाग झील क्या है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली झील है जो अमरनाथ गुफा मंदिर के रास्ते में स्थित है। मानसरोवर झील क्या है, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित एक पवित्र झील है जो हिंदू और बौद्ध धर्मों में महत्वपूर्ण है। विंध्याचल पर्वत क्या है, भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर दक्षिण भारत को अलग करती है। फ्रेंड्स ये कोई पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट डिस्कस करें क्योंकि की पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपका चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा जीके जीएस का, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि की पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो, सीपीओ की, एमटीएस की, आरआरबी की, आरपीएफ की, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड, लोक नृत्य से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड, नारों से रिलेटेड, जो ये टॉपिक है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को